नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं हूं कृष्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड के कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। चुनावी वर्ष में धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला ले लिया है। अब 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली सभी सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे। सभी विभागों को ऐसी योजनाओं की ब्रीफ नोट उनके कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना होगा। सरकार इसे बेहतर नागरिक का पहल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे फैसले को बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। जारी हुआ है 5 करोड़ तक के काम सभी सौरभ बहुगुणा के माध्यम से होंगे, क्या लगता है? मुझे लगता है कि बाकी मंत्रियों को भी डाउन किया जा रहा है, बाकी मंत्रियों को भी उनकी हैसियत दिखाई जा रही है कि मंत्रियों की फाइल भी, विधायकों की फाइलें भी, शासन में और 10 तरह की फाइलें चलती हैं सरकार में, डेवलपमेंट की, विकास की, क्या सारी सौरभ बहुगुणा के माध्यम से जाएंगी? इसमें भी कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल है सरकार का, जो इसके अंदर छुपा हुआ एजेंडा वो भी धीरे धीरे सामने आएगा। इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। अब सारे मंत्री भी वहां नतमस्तक होंगे, सारे विधायक भी होंगे, सारे दर्जा मंत्री भी होंगे, सारे लोग अब सौरभ बहुगुणा के यहाँ हाजिरी लगाएंगे, माथा टेकेंगे, उसके बाद ही फाइल आगे जाएगी। तो वैसे आप पूर्व मंत्री भी रहे हो, मौजूदा तो चलते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रिवर राफ्टिंग नियमावली में संशोधन, पीएम पोषण योजना, 7वें वेतन आयोग का लाभ, विदेश रोजगार प्रतिष्ठा और नए पद व बिंदुखत्ता सहित कई अहम फैसलों पर सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मत समाप्त करने की भी निर्णय ले रही है। वन ऋषिकेश की 594 एकड़ असूचित वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी के संबंध में कार्रवाई दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं भावी कार्रवाई माननीय मंत्रिमंडल के मार्गदर्शन के समक्ष प्रकरण रखा गया था, जिसपे लंबा विचार विमर्श हुआ। और जो 3 इस तरह के गांव हैं, जो एक बाबूग्राम है, दूसरा चौवन बग्गा है और एक बिंदुखत्ता है, तो तीनों के संबंध में चीफ सेक्रेटरी सर को बताया गया है कि इसमें पूरा इसका प्रस्ताव तैयार कराएं और इसमें आगे कैसे आगे बढ़ना है ताकि लोगों को भूमि अधिकार दिया जा सके। उस पर आगे बढ़ने के लिए कोई अगर समिति गठित कर दे तो समिति के माध्यम से या भारत सरकार से वन विभाग से कुछ उसका डिफॉरेस्टेशन के संबंध में कार्रवाई करनी तो उसके संबंध में वो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा। जी चौवन बग्गा नहीं, चीफ सेक्रेटरी सर को निर्देशित किया है, कमेटी तो वन विभाग के स्तर पर ही बनेगी। फॉरेस्ट लैंड नहीं, एक का तो है, 2 का नहीं है। ये है आपका 594 बाबूग्राम की, बिंदुकत्ता का भी काफी बड़ा एरिया है, ऐसे ही आपका चौवन बग्गा का भी काफी बड़ा एरिया। चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि इसमें समिति बनाइए कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है और कैसे रास्ता निकल सकता है, फिर वो तय करके फिर आगे कैबिनेट में रखेंगे। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 एवं उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता संबंधी नियमावली 2026 को लागू किया गया तथा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 एवं उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता अधिनियम 2019 निरस्त हो चुके हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य में केवल प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जा सकते। वित्तीय वर्ष 2027 से लेखा शीर्षक 22-25 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों का कल्याण, जो ये मद था, मदरसों का अनुदान के मानक 5 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद से अरेबिया मदरसों का अनुदान संबंधी बजट मानक मद को वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त विलोपित किए जाने का प्रस्ताव था। यानी कि जो मदरसा बोर्ड के लिए बजट रखा गया था उसको निरस्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों के अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त किए जाने की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की।
जो बजट में व्यवस्था थी उस बजट को विलोपित कर दिया। तिवारी जी, ये जो मदरसे की आपने बात की हो चुका है ना, इसका अभी भी तो ये बात आ रही कि वो अभी उन्होंने बदला नहीं, वर्तमान व्यवस्था के पड़ा है। नहीं ऐसा है ना, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य में जो ये प्राधिकरण बना है, प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जा सकते हैं। इस प्राधिकरण ने पूरा सिलेबस जो है वो बना करके ऑलरेडी सबके लिए बनाया हुआ है। तो जो भी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करेगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करेंगे। देखना ये दिया नहीं आपको वाला बजट और क्या है? नहीं ये तो है, ये तो यही है। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के टिहरी से, जहां लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। जिले के 31 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई है और प्रशासन उन्हें खोलने में जुटा हुआ है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जिला प्रशासन ने राहत सामग्री और राशन किट की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की। लोगों का जैसा आपको पता है कि 2 दिन से अलर्ट है। कल भी प्रिवेंटिव तौर पे छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई थी सारे स्कूल्स, आंगनवाड़ी और सभी संस्थानों की, और आज भी हम लोगों ने स्कूल्स और आंगनवाड़ी की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। अभी तक की अगर मैं स्थिति बताऊं तो हम लोगों के यहाँ 2 मैटर्स ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ संवेदनशील जोन बन गए थे, तो उसमें हम लोगों ने तत्काल जैसे सूचना मिली थी तो कद्दू खाल का जो था उसमें हम लोगों ने लोगों को खाली करवाया था, और वहां पे जो एक खोखा है वो गिरा है और आसपास के लोग भी खतरे के जद में है, लेकिन हम लोगों ने उन लोग को शिफ्टिंग करा दी है। ऐसे ही और भी हमारे जो संवेदनशील जगह हैं, चाहे वो टिहरी में हो या वो नरी नगर में हो, हमने सब पे मार्किंग्स करा दी हैं, रेड मार्किंग्स करा दी हैं, और लोगों को हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग शिफ्ट करें। कुछ हमने आज परिवार टिहरी में भी सुबह शिफ्ट करे हैं, और आइडिया यही है कि क्योंकि बरसात लगातार बनी हुई है तो वी नेवर नो के कब स्लाइड होके लोगों के जो घर हैं वो कहीं बह सकते हैं। अभी तक यदि मैं रोड की बात करूं तो हमारी एज ऑन डेट अभी कुछ 31 सड़कें बंद हैं, जिसमें 16 PMGSY की हैं और 15 PWD की हैं। हमारी जो भी NH है वो सारे अभी खुले हुए हैं सुचारू रूप से, और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी हमारे दूरस्थ के गांव हैं सभी को लगातार कॉल करते रहें और बात करते रहें और देखते रहें कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। राशन किट जो है वो हम लोगों ने पहले ही टेंडर करके रखा था, रेट्स उसके फिक्स कर लिए थे, और हम लोगों ने सभी तहसीलों में राशन किट भिजवा दिए ताकि वो लोग आगे उसका वितरण करें जहां जहां जरूरत है। त्रिपाल भी हम लोगों ने आवश्यक जो बरसाती त्रिपाल छाते जो है वो सबका क्रय कर लिया गया है, और जैसे जैसे हम जहां पे भी स्लाइड जोन या कुछ संवेदनशील देख रहे हैं वहां पे हम लोग त्रिपाल भी डलवा रहे हैं ताकि और मलबे का कटान या बरसात का जो पानी है वो सीपेज ज्यादा ना करें। तो ये इस अगली खबर का, जसपुर में मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों को 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने और संवेदनशील क्षेत्रों को लगातार निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री जी ने अभी विगत महीनों के अंतर्गत आपदा विभाग की अनेकों बैठक करके स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आपदा के अंतर्गत हमको लगातार 24/6 करके अपना तैयार रहना है। इन परिस्थितियों में जहाँ जहाँ भराव हो रहा है, पहले मानसून सत्र की पहली बारिश हुई है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भराव हुए हैं। मैं चूँकि जसपुर के अंतर्गत आया हुआ था, मैंने देखा कि चारों तरफ बहुत भराव है, बहुत चारों तरफ पानी की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, पानी जो है नदी नालों से निकलकर सड़कों तक पहुंचा है। इसी दृष्टिकोण से आज आपदा विभाग की यहाँ बैठक रखी थी, जिसमें सभी नगर पालिका के अधिकारी, सभी संबंधित विभाग और पूरा तहसील विभाग और यहाँ अपने कंट्रोल रूम से संबंधित जो भी व्यक्ति थे सब लोग उपस्थित थे। और इस बैठक के अंतर्गत एक कोऑर्डिनेशन का विषय बनाया है कि एक दूसरे को विभाग कोऑर्डिनेशन करके समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें। सभी लोग अपना फ़ोन ऑन रखें और जो जिसको समस्या मिलती है मौके पर पहुँच कर निस्तारण उसका कराएँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भराव जहाँ जहाँ पानी का भराव हुआ है और नदी नाले के बीच में जो डिसकनेक्टिविटी थी वो जो सही हुई है, उसके कारण भराव काफ़ी जगह से खाली हुआ है, नदी के अंदर पानी चला गया, और ऐसी ही समुचित व्यवस्था अब सब जगह बन जाएगी धीरे धीरे और भराव से हमें मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने विगत 1.5 माह पूर्व जो है वो जसपुर की एक बहुत बड़ी मांग थी वर्षों से कि रोडवेज बस अड्डा बने।
यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत में रहे। हमेशा बस अड्डा न बनने से हमको दूर जाके बसें पकड़नी पड़ती है। हमारे बच्चे, लड़कियाँ सुबह प्रातः 4 बजे बस पकड़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। इसी दिशा में पहले भी बस अड्डा स्वीकृत किया था, जो राजनीति की भेंट चढ़ गया। दूसरी बार बस अड्डा स्वीकृत किया गया, उसमें रेवेन्यू बोर्ड के अंदर पिटीशन लग गई, फिर उसके बाद वो पिटीशन हाई कोर्ट में लग गई। लेकिन सभी सरकार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ध्यान देने के दृष्टिकोण से वो सभी मामले निस्तारित हो गए हैं। अब वहाँ बस अड्डे के लिए वो प्रक्रिया चालू हो गई है। बस अड्डे को बनाने के लिए सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी घोषित कर दी गई है। नोडल एजेंसी शीघ्र ही अपनी DPR बना के शासन को प्रस्तुत करने वाली है। उसके अनुरूप पैसे की स्वीकृति होगी, बस अड्डा अपना स्वरूप लेना ध्यान करेगा। साथ ही वहाँ पे परिवहन विभाग द्वारा अपना TI करके 2 कर्मचारी नियुक्त कर दिए हैं। सारी बसें वहाँ रुक रही हैं और सवारियों को वहाँ से ले रही है, सवारियाँ वहाँ से जा रही हैं। मेरा भी सभी से आग्रह है कि सभी लोग एक ही स्थान पर उतरें, एक ही स्थान पर से बैठे। धीरे धीरे महानगर पालिका को परिवहन विभाग की NOC मिल गई कि वहाँ पे एक बड़ा हॉल, एक जो है अधिकारियों को बैठने के लिए कमरा, साथ ही शौचालय और एक हैंडपंप पानी का वहाँ पे सुव्यवस्थित करके बना दिया जाए। और नगर पालिका इस दिशा में अपना एस्टीमेट बोर्ड से प्रस्ताव करके इस दिशा में कार्य कर भी रही है। आज इस संबंध में बस अड्डे के अंतर्गत एक बैठक भी की गई थी। तो मैं समझता हूँ अभी बस अड्डा घोषित हुए 1 माह हुआ है कि अभी नए बस अड्डे के नाम से टिकट भी कटना शुरू हो गया है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन लोगों को नेगेटिव भाव से निकलकर पॉजिटिव भाव में आकर इस सम्मानित जसपुर जनता का आदेश मानते हुए ये पालन करना पड़ेगा कि हमें जसपुर के बस अड्डे को चलने देने के लिए भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि राजनीति बंद करें, और नहीं तो जनता आपको सबक सिखाएगी, इतना सबक सिखाएगी कि सब ये जो है जो अपना प्रपत्र और आरपत्र चल रहा है इसके कोई नहीं सुनने वाला। बस अड्डा सबको सबक सिखा देगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत माह के अंतर्गत जसपुर में स्टेडियम की मांग को देखते हुए स्टेडियम की बनाए जाने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ही शुगर मिल जसपुर और सिडकुल जसपुर आदि अनेकों स्थानों पर भूमि का चिन्हांकन करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इन स्थानों पर ज़मीन नहीं मिलने के कारण उनकी विभागीय ज़मीनें हैं वो उसके अपने अंतर योजना के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। और सिडकुल में जो प्रस्ताव यहाँ से दिया गया था, वो सिडकुल में प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी हुई थी। उस कमेटी द्वारा पिछले 8 साल पूर्व भी वो निरस्त कर दिया गया था। और इस प्रकार से अब वर्तमान में जो प्रस्ताव डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया था, उसमें भी शासन ने सम्यक विचार उपरांत ये निर्णय लिया था कि कोई भी सिडकुल के अंतर्गत कहीं भी कोई स्टेडियम या कोई चीज़ नहीं बनेगी। इन परिस्थितियों में जब वहाँ पर सिडकुल के अंतर्गत स्टेडियम नहीं बन सकता, तो मैंने प्रयास किया कि भाई विधानसभा के अंदर बने। तो करणपुर के अंतर्गत वो जगह मिली, वो कम से कम 12 से 13 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन के अंतर्गत जो है स्टेडियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उसके अंदर पैसा निर्गत कर दिया गया है। तो चलते हैं अगली खबर पर। खटीमा के चकरपुर वन क्षेत्र में अवैध पेड़ काटने का नया मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 4 पेड़ काटे गए हैं, जबकि वन विभाग केवल 2 पेड़ों के कटने की बात कह रहा है। घटना को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं निष्पक्ष जांच की मांग भी तेज हो गई है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी चकरपुर बीट में 2 सूखे गिरे हुए उखड़े हुए सागौन के 2 पेड़ों का पालन किया गया है वहाँ पर, और उसके संबंध में हमारे वहाँ रेंज केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच अभी गतिमान है। जांच की जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, जो लकड़ी कटी है उसमें से कुछ माल हमको बरामद हो गया है, जिसकी नपत वगैरह करवा करके उसे सुरक्षित स्थल पर रखवा दिया गया है। कहाँ से बरामद होना? और खबर आ रही है उत्तराखंड के रुड़की से, जहां लगातार बारिश के बीच नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। अंबर तालाब क्षेत्र में सड़क और खुले नाले का फर्क मिटाने में एक बुलेट सवार युवक नाले में गिर गया। युवक सुरक्षित बच गया, लेकिन बाइक को जेसीबी की मदद से बाहर निकालना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की सुरक्षा पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहिए द फैक्ट मीडिया के साथ।